फर्स्ट केस में सबको दिख रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। इसको याद रखना सब लोग। ये वैसे अगर आपके नोट्स कॉपी में लिखना है तो लिख लो। दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन। अगर एक कीटोन का रिएक्शन, या ये कौन सा एसिड है? परऑक्सी एसिड है। तो बेसिकली अगर आप किसी किसी कीटोन का रिएक्शन किसी परऑक्सी एसिड के साथ कराएंगे RCO3H, तब इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हमारे पास ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर में बस एक चीज ध्यान रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उस साइड में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। आसान है, क्वेश्चन आसान है। मैकेनिज्म वाले पार्ट में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है अभी हम लोग को। जब हम लोग एडवांस का रिवीजन प्रॉपरली करेंगे तो उसमें मैकेनिज्म पर डिस्कशन कर लेंगे। कीटोन का रिएक्शन अगर आप परऑक्सी एसिड के साथ कराते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होना है। ईस्टर किधर से बनेगा? बेसिकली ये दो ऑप्शन है, दोनों में से कहीं भी ऑक्सीजन जा सकता है। किधर ऑक्सीजन जाएगा? जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस साइड में ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देना है। एक ये पहला चीज जिसका ध्यान रखना है। और दूसरा, इस केस में एक चीज ध्यान रखना है, द माइग्रेटरी ग्रुप the migrating group does not change its configuration। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा वही कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोडक्ट में भी आने वाला है। जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन टाइप का ही कुछ सवाल है, तो आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। बस ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। इस चीज को हम लोग बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन कहते हैं। कहने को ऑक्सीडेशन का पार्ट है, कहने को ये नेम रिएक्शन का पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। समझे? इसमें कुछ और बताने की जरूरत होगी? बोलो बे जल्दी। मैकेनिज्म डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, मैकेनिज्म का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके बिना ही क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसमें। चलो ध्यान दो, ट्राई करके देखो एक बार इस क्वेश्चन में क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहला चीज ये बताओ, ऑक्सीजन किधर डाले? ये पीएच वाले साइड में या मिथाइल वाले साइड में? है तो दोनों के दोनों तरफ कार्बन ही, लेकिन ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है? लेफ्ट वाले साइड का कि राइट वाले साइड का? तो हम लोग ऐसा डिस्कशन किए थे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में, एच का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, फिर पीएच, उसके बाद आर, और आर वाले पार्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और पीएच वाले पार्ट में जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा निकल के आता है। ऐसा ही कुछ किया था हम लोगों ने डिस्कशन। तो इसका मतलब इस कार्बन पे डिग्री ज्यादा है, इसी का माइग्रेशन होगा, मतलब इसी साइड ऑक्सीजन निकल के आएगा। तो सबसे पहला चीज, ओ एम तो नहीं बन रहा, ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही देता है, समझे? तीसरा ऑप्शन ये भी नहीं बनने वाला, इसको भी हटाने की जरूरत है। एक ही ऑप्शन बच गया, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान दो इधर। ऑक्सीजन तो चलो ठीक जगह पे आ गया, लेकिन ये जो ग्रुप है इसका कायरल सेंटर दे रखा है, एक प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। मतलब मिथाइल सॉलिड पे है, H डैश पे, और पीएच नॉर्मल लाइन पे है। ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, इसका बस ध्यान रखना है। ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, जैसे ऐसा ही एक और ऑप्शन होता, उसमें स्विच कर रखा होता, तब वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। यहाँ पे थोड़ा सा आसान ऑप्शन दे रखा है, समझे? क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट को बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है टॉपिक का? हम लोग ETOH के साथ H+ ले रहे हैं, इस कंपाउंड में प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा कुछ। क्या रिएक्शन है? क्या देख के मालूम पड़ रहा है रिएक्शन? शुरुआत में रिएक्शन में ये है, कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, C++O H, और इसके बाद प्रोडक्ट वाले साइड में ब्रोमीन, C के ऊपर OAT दे रखा। कौन सा रिएक्शन है? तो एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल का जो एडिशन करते हैं तो वही रिएक्शन का पार्ट दे रखा है। अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम लोग अल्कोहल का एडिशन करते हैं, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ये पॉइंट याद रखना होता है। तब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में OH का एडिशन और उसके साथ साथ OR का एडिशन, यहाँ R डैश कर लेता है, OR डैश का एडिशन।
फिर उसके बाद जब फर्दर इसी पे रिएक्शन फिर से अल्कोहल का करते हैं हम लोग, तो उस केस में प्रोडक्ट में जो OH ग्रुप है ये लगता है, यहाँ पे भी OR डैश, यहाँ पे भी OR डैश, बेसिकली एसिटल का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पे दे रखा है। जो अल्कोहल दे रखा है ETOH, उसी अल्कोहल वाले पार्ट को हम लोग आराम से इस कार्बन चेन पे अटैच करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि पहले वाले साइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पार्ट दे रखा, ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंसिडर कर सकते हैं। चलो ठीक है। दूसरा अल्कोहलिक KOH दे रखा। अल्कोहलिक KOH में एल्डिहाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ब्रोमीन हटा है, इसका मतलब E2 एलिमिनेशन का केस लेकर के चल रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इस केस में हम लोग अल्कोहलिक KOH लेके चल रहे हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब E2 एलिमिनेशन है। और क्या कर रहे हैं इसमें, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये जो OET है, हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, करना कुछ नहीं है वो ज़्यादा। हमारे पास जो ईथर ग्रुप दे रखा, इसमें ऑक्सीजन पे H अटैच करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के ऊपर OH अटैच करेंगे, ऑक्सीजन पे H अटैच करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के ऊपर OH अटैच करेंगे, यहाँ से H2 हटा करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकता है। सो अपने प्रोडक्ट में यहाँ जो OET है ये दोनों हटेगा, दोनों की जगह पे OH आएगा और वो H2 रिमूव करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। विच स्टेप इज नॉट फिजिबल इन द फॉलोइंग लूप। सवाल में ये बोला है कि कौन सा स्टेप फिजिबल नहीं होगा, कौन सा फिजिबल नहीं होना चाहिए, भाई बताओ। कौन सा स्टेप फिजिबल नहीं होना चाहिए। अल्कोहलिक केवच में तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, ये तो आराम से एलिमिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भी अल्कोहलिक केवच में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस पे कोई रिएक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, तो अल्कोहलिक केवच में कोई तकलीफ नहीं, आराम से फिजिबल है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे रिएक्शन होगा, चलो मान लेते हैं, इस पे भी कोई तकलीफ नहीं है। ऑल्दो एक ऑप्शन है कि यहाँ भी रिएक्शन होना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन चलो अल्कोहलिक सॉरी मतलब रिएक्शन केवल एल्डिहाइड पे हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। इस ऑप्शन में अगर आप H3O+ डाल रहे हैं, तो H3O+ में जो रिएक्शन है वो केवल इसी पोजीशन पे क्यों होगा, इस पोजीशन पे क्यों नहीं होगा। यहाँ भी तो होना चाहिए रिएक्शन। या अल्कीन के ऊपर हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इसका मतलब ये स्टेप फिजिबल नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है। सवाल ये नहीं है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सवाल ये है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या नहीं बन रहा है, या कौन से स्टेप में प्रोडक्ट बनना सही नहीं है। लिख रहा है देख करके कि सही दिख रहा है, बट एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोलिसिस दे रखा, ये हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट दोनों जगह पर रिएक्शन कराएगा। या हाइड्रोलिसिस इधर भी रिएक्शन कराएगा, यहाँ हाइड्रोलिसिस कराएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वाटर का एडिशन कराएगा, ये भी स्टेप होना चाहिए था, ये गलत दे रखा है। समझे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कितने आइसोमरिक स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला चीज, कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, और हम लोग ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन तो इसी एटम का होगा। ये एटम डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, बस आपको ये चीज चेक करना है, यहाँ तो एक कैरल सेंटर है, ऑप्टिकली प्योर बोला, ठीक है, यहाँ एक कैरल सेंटर है, मान लेते हैं कि ऑप्टिकली प्योर मतलब R कन्फिग्रेशन है। यहाँ भी एक कैरल सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पे S कन्फिग्रेशन है, या फिर यहाँ पे भी मान लेते हैं कि R ही कन्फिग्रेशन है। बट ये एटम जब इससे अटैच होगा, तो इस एटम के ऊपर प्रोडक्ट में एक तो CH रहेगा, दूसरा ये जो लेफ्ट साइड का पूरा ग्रुप है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको A बोल लेते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में A ग्रुप रहेगा, दूसरा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लास्ट स्टेप में हम लोग वाटर का एडिशन कर रहे हैं, मतलब OH का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पूरा ग्रुप अटैच होगा, इसको हम लोग B बोल लेते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में हम लोग का यहाँ एक कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है। इस कार्बन पे कोई रिएक्शन हो रहा है क्या, इस कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका कन्फिग्रेशन जैसा रहेगा वैसे ही होना चाहिए। इस कार्बन पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, केवल एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है फिर उसको sp3 में कन्वर्ट कर रहा है। sp3 है, लोन पेयर एक डायरेक्शन में फिक्स है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्टिकली प्योर तो देना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्टिकली प्योर कैसे दे सकता है भाई, रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा ही आएगा, बार बार sp2 आएगा। ये बात अलग है कि नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम के साथ ज्यादा चिपक के रहेगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ वाले पार्ट पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ये पार्ट केवल जब रिएक्शन में कोऑर्डिनेट करेगा तो इस साइड में जो ओरिएंटेशन, मतलब यहाँ पे
इस कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं है, एक कार्बन किसी दूसरे के साथ बस अटैच कर रहा है अपने आप को, मतलब इसका डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, किसी डायरेक्शन में अपने आप को अटैच कर रहा है किसी ग्रुप के साथ। इस कार्बन पे कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है, मतलब R प्लस दोनों के दोनों रह सकता है। तो अपने पास 3 कैरल सेंटर आया है, और 3 कैरल सेंटर में एक का कन्फिग्रेशन फिक्स है R, दूसरे का कन्फिग्रेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो पहले R वाले पार्ट को देख लेते हैं। तीसरे का भी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी आ रहा है। पहले वाले केस में R कन्फिग्रेशन, दूसरे वाले केस में S कन्फिग्रेशन, तीसरे वाले केस में R कन्फिग्रेशन। पहले और दूसरे में कोई कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा, बीच वाले में 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 ही आंसर होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें आंसर क्या होगा। देख के तो ग्रिग्नार्ड रीजन का सवाल लग रहा है, कहीं तो आंसर होना चाहिए। एक बार देखना कौन सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। जीओसी 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 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ कहीं क्वेश्चन दिख रहा है क्या ऐसा? नहीं दिख रहा ना? इधर कहीं दिख रहा है? इधर भी नहीं है? इधर कहीं दिख रहा है? तो क्वेश्चन है कहाँ का? स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 तो अब कौन से टॉपिक का सवाल है ये? जहां से मतलब जिस लैपटॉप में क्वेश्चन बनाए हैं वहां पे तो मार्क किया हुआ भी था, यहाँ तो पता नहीं क्या है। ठीक है, देखते चलिए। एल्डिहाइड कीटोन में भी शायद हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड, इसका तो सवाल नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड का तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड में देखना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये तो एक तो दिख ही रहा है, ये है ना? फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7.77। क्वेश्चन नंबर 7.77, कार्बोनिल कार्बन। 7 का ऑप्शन क्या है? डी। हम लोग क्या बोले थे? हम लोग डी ही बोले थे ना? ठीक है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। आपको एरर समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एरर क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रहा है। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लोन पेयर के साथ मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे बार बार हाइब्रिडाइजेशन sp2 में कन्वर्ट होगा, और बार बार sp2 sp3 में भी जा रहा होगा, मतलब कन्फिग्रेशन R प्लस S दोनों होगा। कभी भी ऑप्टिकली प्योर नहीं होना चाहिए। बट चलो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्टिकली प्योर दे दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे रेजोनेंस के केस को इग्नोर करके चल रहे हैं। अगर ये ऑप्टिकली प्योर है मतलब एक कन्फिग्रेशन फिक्स है, इस कायरल सेंटर में भी कन्फिग्रेशन फिक्स है। ये कायरल सेंटर के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ का जो लोन पेयर जिस डायरेक्शन में था बस वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। काइंड ऑफ बस ऐसा समझ लो, बाकी तीनों जिस पोजीशन पे है वैसे ही रहेगा, बस ये जिस पोजीशन पे था उसी डायरेक्शन में आगे बॉन्ड बना लिया। कायरल सेंटर केवल एक जगह जनरेट हो रहा है, और sp2 एटम अगर sp3 में कन्वर्ट होगा तो हमेशा R प्लस S कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए 2 कन्फिग्रेशन फिक्स था, इस पे कोई चेंजेस नहीं है, बस तीसरे वाले पोजीशन पे चेंजेस आया, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको हम काफी अच्छा क्वेश्चन में से एक बोलेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जिसमें लोग नॉर्मली गलत करेंगे। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन 18 एक्सचेंज कैन बी ऑब्जर्व ऑन कीपिंग इट इन H2O18? ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं बहुत बार। कौन से क्वेश्चन में ऑक्सीजन 18 एक्सचेंज कैन बी ऑब्जर्व? ऑक्सीजन 18 का एक्सचेंज होना चाहिए, यहाँ H प्लस हटेगा और यही H प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 18 तो एक्सचेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे H प्लस रिमूव होगा, H प्लस जुड़ेगा, ऑक्सीजन 18 नहीं। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन में D2O के एडिशन से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, तो अगर आप मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं, इसको अगर आप D2O में डालते हैं तो सबसे पहला चीज कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस लूज करके COO माइनस बनाता, फिर ये वापस से D2O के साथ कंबाइन करके COOD का फॉर्मेशन करता। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है लेकिन ऑक्सीजन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी सेम चीज है, H प्लस हटेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, फिर ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन फोर्थ वाले केस में अगर आप H2O ऐड करेंगे, तो हम लोग एक चीज सीखे थे, H2O का एडिशन तो होता है, और जैसे ही H2O का एडिशन होता है तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप का फॉर्मेशन होता है।
सो हम लोगों ने H2O18 डाला है, मतलब एक H2O18 होना चाहिए। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, OH मतलब H2O हटाते थे। तो दो ऑप्शन है, आइदर यही H2O हट जाए, एक ही ऑप्शन है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये नीचे वाले पार्ट से H2O हट जाए। अगर ऊपर साइड से ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीजन 18 जो ऐड हुआ तो फिर से हट जाएगा, लेकिन अगर नीचे का ऑक्सीजन हटेगा तो फिर ऑक्सीजन 18 ऐड हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। सो ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, कंसिडर करने लायक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ कौन सा 4 का ए बोलो फिर से। ठीक है, नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहला चीज H प्लस लूज करेगा, माइनस चार्ज बनाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लस M है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देगा, समझे। OH को हटा करके दूसरा ग्रुप डाल सकते हैं, वो भी तब डाल पाते हैं जब ये ऑक्सीजन वाला पार्ट किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड फॉर्म में रहता है, या फिर H प्लस का एडिशन कर देते हैं इसके ऊपर, समझे। मतलब नॉर्मली इस कार्बन पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे OH के प्लस M की वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे पहले H प्लस ऐड करते हैं ताकि ऑक्सीजन एसिडिफाई हो जाए। जैसे एसिडिफिकेशन होता है तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड बी। क्या होना चाहिए, NH2H के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ से H2 हटेगा, तो अपने प्रोडक्ट में PH, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, OH। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है क्या, हो सकता है, N इक्वल टू 1। यहाँ पे कायरल सेंटर हो सकता है क्या, N इक्वल टू 2। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है N इक्वल टू 3। सो 2 टू द पावर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है 3, 8 हो जाना चाहिए अपना आंसर। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आसान क्वेश्चन, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ये आप खुद से बनाएंगे। कहाँ से नंबरिंग शुरू होगा ये तो फिक्स है, या 1 या 2, या फिर या 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन है। कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग शुरू, क्यों नीचे से, क्योंकि नीचे से क्यों शुरू करना चाहिए है? तो लोएस्ट लोग एंड तो दोनों तरफ से बना रहे हैं ना भाई। कैसे कम आ रहा है लोएस्ट लॉग एंड टूर, पाई बॉन्ड के ऊपर लोएस्ट लॉग एंड टूर एक ही तो पाई बॉन्ड है, नीचे से रिमूव करो, उधर लोएस्ट लॉग एंड टूर नहीं आता है भाई। एक बार अगर आप पाई बॉन्ड पे, अरे शांत हो जा, एक बार अगर आपने पाई बॉन्ड पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट टूल अप्लाई कर दिया तो अब दूसरे पे अप्लाई नहीं किया जाता है। लोएस्ट लोकेट टूल अगर फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई कर दिया तो खत्म हो गया, अब इसके आगे नहीं जाना है। फिर उसके बाद जिस साइड से जाने पे पहले पाई बॉन्ड पहले निकल के आए, नहीं जरूरत पड़ेगा उसका। मान लो अगर आप इसको फॉलो करें, ऊपर जाए 1 जाएंगे तो नीचे 2 करना पड़ेगा, नीचे 1 जाएंगे ऊपर ही 2 करना पड़ेगा, इससे तो डिसाइड नहीं कर सकते तो किस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले निकल के आएगा, ये सोचने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो 1 मिनट रुक जाओ। किस साइड से जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले निकल के आएगा, तो दोनों साइड से जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले निकल के आ रहा है, इससे डिसाइड नहीं कर सकते किस साइड से जाने पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट पहले निकल के आएगा। तो मान लो ऊपर से नंबरिंग शुरू करते हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पे आ गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे आ गया। नीचे से जाएंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे है, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते तो तीसरे पे जाके देखते हैं। ऊपर से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 के बाद तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पे जा रहा, नीचे साइड से नंबरिंग शुरू करते तो 1 2 के बाद तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग नीचे साइड से शुरू करेंगे। कुछ भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करने का सेंस नहीं बनता है, समझे। क्या करते हैं, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते, क्योंकि सिमेट्रिकल हो जाता, मतलब नीचे से जाओ ऊपर से जाओ सिमेट्रिकल हो जाता, तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाते हैं। तब उस केस में ब्रोमीन पहले आ जाता, नीचे साइड मतलब ऊपर साइड से नंबरिंग शुरू कर लेते फिर। तो इस केस में 3rd पे क्लोरीन होना चाहिए, 5th पे ब्रोमीन होना चाहिए, 5 पे ब्रोमो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, पहला नहीं हो सकता, और 3 पे क्लोरो होना चाहिए ऑप्शन बी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 5 पे ब्रोमो होगा 3 पे क्लोरो होगा तो 1 पे इथाइल होना चाहिए, सत्यवचन इथाइल हो गया। 2 पे मिथाइल होना चाहिए, बिल्कुल सत्यवचन, साइक्लोहेक्स 1 इन लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है।
नोमेनक्लेचर ध्यान रखिए भाई, घटिया घटिया सिंपल सिंपल रूल अगर याद नहीं रखे तो बहुत मार मारेंगे। बस हम इसीलिए नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन डाल रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि आप लोग कचरा तो मचाएंगे ही, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आगे के कुछ असाइनमेंट्स में स्टार मार्क किया हुआ होगा क्वेश्चन एक दो, असाइनमेंट नंबर 9 या 10 में स्टार मार्क का मतलब मल्टीपल करेक्ट है वो। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं ताकि थियोरेटिकल जितने भी क्वेश्चन, अब जैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल बनना शुरू हो गया है, थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करेगा, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करना शुरू करें, क्योंकि देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमको भी याद नहीं है, उसको याद करना ही पड़ता है। तो जैसा डी एंड ए ब्लॉक है, हमको नहीं पता, बट हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाके डिस्कशन करेंगे, उसी बहाने हम भी थोड़ा सीख लेंगे, भूल ही गए सब, समझे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं डी एंड ए ब्लॉक का, सब स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन उसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है अपने आप याद होता चला जाएगा बार बार। ठीक है, तो अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे कल परसों से। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए तो मैकेनिज्म ओरिएंटेड सब आप लोगों ने देख लिया है, इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी हम लोग को। अब हम लोग वापस से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में घुस सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम लोग 8 असाइनमेंट सॉल्व किए, अबे पढ़ना, 8 असाइनमेंट सॉल्व किए तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लग रहा है क्या? ठीक है, भारी क्वेश्चन लेकिन आराम से सोच सकते हैं। तो भारी क्वेश्चन सब आपको दिक्कत नहीं करेगा, अब हम लोग को आसान क्वेश्चन पे मूव करना, आसान क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत करेगा। तो जितने भी पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस को जो नीट लेवल के हैं देखना शुरू करेंगे, और आप लोगों का जो CWT का टेस्ट है उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ भाई क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ भाई क्या होना चाहिए, क्यों? डी और एल का, स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये हम लोग का डिस्कशन भी होता है कभी क्लास में। सो कैपिटल डी का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं होता है, आरएस का भी स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं होता है। अ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल हैज डी कन्फिगरेशन विल ऑलवेज बी डेक्स्ट्रोरोटरी, गलत बात है, कुछ भी हो सकता है, डी और एल कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल एल कुछ भी हो सकता है। अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल हैज डी कन्फिगरेशन मे बी डेक्स्ट्रोरोटरी, ये सही स्टेटमेंट है लेकिन सवाल में पूछा है नॉट करेक्ट, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल हैज आर कन्फिगरेशन मे बी डेक्स्ट्रो और लिबोरेटरी, ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल हैज एल कन्फिगरेशन मे बी, ये भी सब तो वही बतिया से भी दे रखा है, ये भी आंसर नहीं होगा। आसान क्वेश्चन, हमको लगा थोड़ा सा भारी कुछ होगा, बट ठीक है, पता नहीं क्या ही भारी होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शुड बी, पहले वाले केस में बेंजोइक एसिड है, दूसरे वाले केस में बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप दे रखा, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। अगर ऑर्थो इफेक्ट होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है सिंपली। तो ये केवल बेंजोइक एसिड में है, ये साइक्लोहेक्सेन में नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप आने से इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा होना चाहिए। और सेकंड वाले केस में अगर जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले केस में H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, कार्बन चेन प्लस आई शो करेगा। प्लस आई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? प्लस आई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी घटा देगा, अगर स्टेबिलिटी घटा देगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटा देगा। सो हम लोगों का थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू फोर्थ, तो इसका ध्यान रखना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग ग्रुप डालते हैं तो उस केस में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन एनिलीन में बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा घट जाता है। अब जैसे नीचे चलते हैं तो इस केस में नॉर्मल एनिलीन है, नाइट्रोजन पे 6 का कार्बन चेन, 6 का कार्बन चेन, ये एक्स्ट्रा कार्बन चेन है, प्लस आई शो करेगा। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मतलब अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो 6 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5, लेकिन इस केस में एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये ग्रुप आ रखा है तो यहाँ पे SIP इफेक्ट वर्ड यूज करते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे किसी ग्रुप के होने की वजह से SIP इफेक्ट होगा जो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है, दैट मीन्स कि जो 7 नंबर वाला पार्ट है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगा। ये दो केसेस ध्यान रखिएगा, ये केवल बेंजीन के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सवाल में एसिडिक स्ट्रेंथ 2 का ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 2 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1।
फिर उसके बाद 3 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 4, 3 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 4, दोनों में ठीक दे रखा। फिर 6 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 5, 6 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 5, दोनों में दे रखा। और लास्ट में दे रखा 7 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझे? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। एक होता है ऑर्थो इफेक्ट जो बेंजोइक एसिड में होता है, एक एसआईपी इफेक्ट जो कि एनिलीन में होता है। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और एसआईपी इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ घटा देता है दोनों सिमिलर इफेक्ट, लेकिन एक जगह पे केवल बेंजोइक एसिड में होगा और दूसरे जगह पे केवल एनिलीन में होगा। इसके अलावा किसी और में ये कंसेप्ट लगाने की कोशिश मत करना, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। अभी के लिए इसको रट लो, इसका लॉजिक क्या है ये सब हम डिस्कशन टाइम के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। तो केवल इन्फॉर्मेशन है, मेंस में पूछना नहीं चाहिए, बट अगर पूछ दिया तो इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या रिएक्शन करें? बढ़िया रिएक्शन है। सबसे पहला चीज NaOH क्या करेगा? NaOH क्या करेगा? NaOH जिंदगी में एक ही काम करेगा, इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। समझा? जैसे ही एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अगर आप ढंग से याद करो, आप लोग को एक एक मैकेनिज्म बताया था ऐसा रिएक्शन का। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, निक्लियोफाइल वाला पार्ट यहाँ पे ना जाके इस कार्बन पे जाएगा, इसको आगे ढकेलेगा, इसको आगे लेके जाएगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ऐसा वर्ड बोला था। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है इसके साथ डबल बॉन्ड है, इसको अलाइलिक या बेंजाइलिक SN2 बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको आगे ढकेलेगा, यहाँ से ब्रोमीन को हटाएगा। दैट मीन्स 6 मेंबर रिंग, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन वाले पार्ट से ये जो कार्बन था ये अटैच हुआ, यहाँ का जो पाई बॉन्ड था इसको ये आगे शिफ्ट किया, और यहाँ पे जो ब्रोमीन ग्रुप था वो ब्रोमीन ग्रुप को भी हटा दिया। ऐसा कुछ प्रोडक्ट देख रखा है कहीं पे? ऑप्शन बी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वैसे सारा ही गुड है, आप लोग सॉल्व करें तो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन भारी नहीं है, सिंपल सिंपल एलिमेंट्स हैं रिएक्शन के, उन एलिमेंट्स का ध्यान रखना जो हम लोग के नॉर्मल SN1 SN2 के नॉर्म्स पे फिट नहीं होता। बस सिंपल है कि हम लोग इन रिएक्शंस को आराम से थोड़ा सा जनरलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंस में ये वर्क नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेंस में सब जनरलाइजेशन नहीं, मेंस में एकदम ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, सिंपल ऐसे वर्क करेगा। बट हम लोग एडवांस में थोड़ा सा जनरलाइज होकर बात करेंगे। खैर, मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बन जाएगा सवाल। कल ही परसों देखा हुआ था शायद, फिनिकोल फिनिकोलिन रीअरेंजमेंट। बगल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, पहले कौन सा OH हटाए? ये लेफ्ट वाला पार्ट को OH हटाए, ये राइट वाले पार्ट को OH हटाए? ये बताया था जिधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो हटेगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? राइट वाला पार्ट। तो राइट वाला पार्ट हटेगा। जैसे ही राइट वाला पार्ट हटेगा, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या? 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जाएगा जहां पे OH ग्रुप है। तो पहला चीज 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? चलो फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ट्राई करके देखते हैं। ऐसा 4 मेंबर रिंग है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम लोगों ने रिंग एक्सपेंशन किया। रिंग एक्सपेंशन करने का मतलब 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया। जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप था, इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, और ये जो दूसरा कार्बन आगे शिफ्ट हुआ था उसी के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। मतलब जिस कार्बन के ऊपर OH है उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे, रिंग के अंदर ही उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, इससे अटैच्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ये इसके ऊपर OH ग्रुप है, इससे अटैच्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। अब क्या करेंगे हम लोग? लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके H+ को हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेंगे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से अटैच कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये भी ठीक है। और इस साइड से दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी ठीक है। मतलब ऑप्शन डी कंसिडर कर सकते हैं। आंसर तो डी ही होना चाहिए था, बट ये आपके पिनाकोल पिनिकोलिन रिएक्शन का छोटा सा क्वेश्चन था। समझे? सो फिर से आपको बोल रहे, खैर जैसे आप एक चीज देखो, 10 क्वेश्चन है एडवांस का, 10 क्वेश्चन हम डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन देने में कितना टाइम लग रहा है? ऊपर कितना मिनट दिख रहा है यहाँ पे?
29 30 मिनट है कि हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में को 30 मिनट का टाइम लग रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग करना शुरू करें, विथ एक्यूरेसी भी हम बात कर रहे हैं, विथ एक्यूरेसी अगर हम बात करें तो इस तो अगर हम 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लिया है, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम मिस करेंगे, जहां पे मेमोरी बेस्ड अभी क्वेश्चन नहीं आया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस टाइप का थियोरेटिकल ये, तो इसको सॉल्व करने में तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। 1 मिनट भी बहुत है। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली रटिए, और रटने का मतलब ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर करके रटो, बार बार क्वेश्चन देखो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं याद आ रहा उसका इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ, एक बार सॉल्व मत करो कभी भी। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, क्वेश्चन सॉल्व करो केवल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस का, एडवांस का, नीट का, सब बार बार सॉल्व करो, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि उसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को गूगल कर लिया, कहीं से बुक से देख लिया, कहीं नोट्स में देख लिया, डीएनए ब्लॉक शायद आपको पढ़े भी है, तो फिर बस उन इन्फॉर्मेशन को बस बार बार देखने की कोशिश करो, उसको क्वेश्चंस के थ्रू याद करने की कोशिश करो। आप थ्योरी पढ़ के याद करने की कोशिश करेंगे, कभी याद नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन जा रहा है। जब हम 10 क्वेश्चन को, अब एडवांस में कितने क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली? 15। उसमें मान लेते हैं थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइम कम लेगा, फिजिकल केमिस्ट्री टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा। 1-2 क्वेश्चन बनना है तो ठीक है, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। तो भी 15 क्वेश्चन तो हम आराम से 40-45 मिनट में सॉल्व कर लेंगे केमिस्ट्री का। हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम खैर ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्लो ही सब काम करें, तो भी अगर हम आपको समझाते हुए सॉल्व नहीं करते तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगता। क्या ठीक है, 20 मिनट में सॉल्व हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐड होगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और ठीक है पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, कैलकुलेशन थोड़े से बड़े होंगे, तो 40 से 45 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मेरे से, तो आपसे भी आराम से 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करिए, क्वेश्चन सॉल्विंग को रिगरसली करना शुरू करिए। टेस्ट का पैटर्न तो खैर आपका 2-2 दिन पे टेस्ट लग ही गया है। देखते हैं, अगर रिवीजन क्लासेस बंद भी करना हो तो सुबह वाला बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो हमको लगता है कि कंफर्टेबल हो गए आप लोग असाइनमेंट से। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा असाइनमेंट के जैसा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ रहा है। अब आपको एक्सप्लेन करने में उतना टाइम नहीं खराब करना पड़ रहा। बेसिकली मेरा एक्सप्लेनेशन फास्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता है एक अलग बात है, लेकिन बाकी एक्सप्लेनेशन देने में टाइम नहीं लग रहा है मेरा। तो इसलिए अब आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल हो गए हैं। थोड़ा सा रिगरसली क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करिए मेंस का। कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो मेंस के लिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और प्रवचन सुन लेते हैं, ये तरीका नहीं है सही। क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं